सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे ग्लेशियर के पिघलने के विषय में, समझेंगे ग्लेशियर क्या होते हैं, इनका वितरण कहां पर देखने को मिलता है, और ये भी समझेंगे कि वर्तमान समय में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह कितना चुनौतीपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे इबोला वायरस के विषय में और समझेंगे कि इबोला वायरस की जो आफत है वह किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, यह बीमारी क्या होती है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लेशियर पिघलने के घटनाक्रम पर। तो ग्लेशियर जो होता है वह क्या होता है कि बर्फ की एक मोटी परत होती है, जिसका निर्माण क्या होता है, कई सालों तक बर्फबारी होने और परत दर परत बर्फ के जमा होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता है कि ठंड के समय में अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों के क्लाइमेट को समझते होंगे, वहां के वीडियोस देखते होंगे, तो आपको पता चलता है कि वहां पर क्या होता है, बर्फ गिरती है। जैसे हमारे यहाँ मानसून में उत्तर भारत में क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक इसी तरह से ठंड के मौसम में बर्फ गिरती है। और यह बर्फ क्या होती है, लेयर बाय लेयर जो है कि जमा होने लगती है और बर्फ की एक मोटी परत बन जाती है। इसी को बोलते हैं हम ग्लेशियर। यह जो ग्लेशियर है यह स्थायी भी होता है और अस्थायी भी। स्थायी का मतलब देखा होगा आपने जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो लद्दाख वाला क्षेत्र एक पठारी क्षेत्र है, वहां पर जो बर्फ गिरती है वो सामान्यतः स्थायी होती। लेकिन जो आपने पर्वतीय क्षेत्रों के ग्लेशियर देखे होंगे जहां पर ढाल का इंपैक्ट ज्यादा होता है, वह जो है कि गतिशील होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो अस्थायी होते हैं। जैसे हाल ही में जो घटना हुई थी चमोली में, उसमें हमने देखा था कि प्रारंभिक रिपोर्ट्स में क्या बताया गया था कि ग्लेशियर के टूटने से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर क्या होते हैं, गतिशील भी होते हैं। और जब गतिशील होते हैं और यह किसी ढाल वाले क्षेत्र से तेजी से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो चूंकि यह जो बर्फ है यह जैसे ही नीचे की ओर आता है पानी में कन्वर्ट होने लगता है और बहुत कम समय में एक विशाल पानी की मात्रा किसी स्थान पर पहुंचती है। और जैसा कि अभी उत्तराखंड की त्रासदी में हुआ, ऐसे रूप हमें देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर हमने यह समझा कि जिस तरह से हमारे यहाँ अर्थात मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, गर्मी के समय वर्षा होती है, ठीक कुछ इसी रूप में क्या होता है, बर्फबारी की भी घटना होती। अगर इसका थोड़ा सा हम ग्लोबल या वैश्विक पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर यह बीच में मान लेते हैं कि यह जो इक्वेटर और उसके पास वाला एरिया है, तो इसको मैंने इसलिए मोटा किया है ताकि यह जो इक्वेटर और उसके पास वाले क्षेत्रों को मैं इंडिकेट कर सकूं। तो यहां पर क्या होता है, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाएंगे, दरअसल ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी इतनी गोल बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए मैंने एक पृथ्वी का प्रतिरूप ऐसा कुछ बना लिया है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ की ओर जाएंगे, तो हमें पता है इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है तो जो पानी की बूंदें हैं जो गिरती हैं वर्षा के रूप में, इनका स्वरूप भी बदलने लगता है। इसीलिए जब पोल वाले एरिया में, आर्कटिक वाले क्षेत्रों में, अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में आप जाएंगे, तो वहां पर आपका जो बारिश होती है वह जल के रूप में नहीं होगी, बल्कि वहां पर क्या होगी, बर्फबारी होगी। कारण यह है कि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जांपल से हम इसको चीज को समझते हैं कि आप क्या करते हैं कि पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में जम जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या अधिक उच्च अक्षांश पर जो स्थित क्षेत्र हैं, अर्थात जो 65 या 66 डिग्री के नॉर्थ में है या 66 के बाद जो है कि साउथ
साउथ वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी तो क्या होता है, टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वहां का जो क्लाइमेट है काफी ठंडा होता है और वहां पे बर्फबारी होती है। ठीक यही कंडीशन आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से बर्फबारी के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट होती है और इस तरह से क्या होता है, ग्लेशियर का निर्माण होता है। ये जो ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे यह आपको अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, साइबेरियन क्षेत्र में, अलास्का क्षेत्र में, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में और ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। इन सभी चीजों को अगर हम समझे तो हमें क्या पता चलेगा, या तो यह स्थान उच्च अक्षांश पर है या फिर अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर जो बर्फबारी की क्रिया है ये सतत रूप में चलती रहती है, बर्फ का निर्माण भी होता है और वह पिघलकर जो है कि जल के रूप में कन्वर्ट भी होती है। अगर पृथ्वी पर हम देखें तो पृथ्वी के लगभग 10% क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बर्फ का विस्तार देखने को मिलेगा और ये जो ग्लेशियर है ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी अवस्थिति के आधार पर ग्लेशियर को, हिमनद को हम दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। पहला है पर्वतीय ग्लेशियर, ये वह ग्लेशियर है जिनका निर्माण क्या हुआ है, पर्वतों पर हुआ है। दूसरा जो ग्लेशियर का स्वरूप है वो घाटी ग्लेशियर है, जो कि पर्वतों से नीचे घाटी वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, बनते हैं। बनते हैं का मतलब वहां पे बर्फ गिरी और उस धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा, उससे ग्लेशियर बन गया। ये जो घाटी वाले जो ग्लेशियर होते हैं ये क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं और इसी के कारण जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये तेजी से मेल्ट हो जाते हैं और इनके मेल्ट होने से क्या होता है, नदियों को जल प्राप्त होता है। माउंटेन वाले जो ग्लेशियर होते हैं उनसे भी जल प्राप्त होता है, लेकिन घाटी वाले क्षेत्र चूंकि यहां पर पिघलने की रेट ग्लेशियर की तीव्र होती है, इसके कारण यहां से अधिक जल प्राप्त होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र और समीपवर्ती पर्वतीय भागों में लगभग, अर्थात केवल हिमालय के पास वाले क्षेत्र ले रहे हैं, पूरे एशिया को हम नहीं कह रहे हैं, यहां पर लगभग 650 ग्लेशियर हैं और यहां पर करीब 60 करोड़ टन बर्फ जमा हुई है। हिमालय के यह जो ग्लेशियर क्षेत्र हैं इनको तीसरे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तीसरा ध्रुव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद यह वह स्थान है जहां पर बर्फ क्या है, काफी ज्यादा। अब आप कहेंगे तो यह तो हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। जी हाँ, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन सोचिए जब ये तीसरा ध्रुव या जो है कि थर्ड जो पोल है ये क्या हो, मेल्ट होने लगे, यहां पर यह कहा जाए कि 2050 के बाद हो सकता है यहां पर बर्फ आपको ढूंढनी पड़े, तो इसका मतलब क्या है, ये काफी चुनौतीपूर्ण है। आगे कुछ डेटा आएंगे जिसके माध्यम से इसको मैं समझाऊं। दुनिया में लगभग 2 लाख ग्लेशियर हैं और इनमें से मात्र 1000 ऐसे ग्लेशियर हैं जो बड़े हैं। अब होता क्या है, बड़े और छोटे की बात यह है, ये देखिए एक बड़ा ग्लेशियर है और ये एक छोटा सा पतला सा ग्लेशियर। अब दोनों पर क्या होगा, जब टेम्परेचर ऊपर से ज्यादा होगा, अर्थात जो हमारा वायुमंडल है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो देखिए यह वाला जो ग्लेशियर है यह क्या होगा, बहुत तेजी से मेल्ट हो जाएगा। जल्द ही क्या होगा, इसका जो जल है वह किसी न किसी रूप में नदी से होकर या किसी न किसी रूप में कहा महासागर में पहुंच जाए, लेकिन यह जो ग्लेशियर है इसको मेल्ट होने में समय लगेगा। तो अब जो हमारे पास जो ग्लेशियर हैं, अगर छोटे जो ग्लेशियर हैं उनकी संख्या ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि उनका जो क्षरण है या फिर उनको जो उनके मेल्ट होने की रेट है वह काफी तीव्र है। इसलिए हमें प्रयास यह करना होगा कि जो हमारे सामने एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है इसको रोका जाए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे अधिकांश ग्लेशियर जो छोटे हैं वो बहुत ही जल्द जल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्लेशियर का अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा। और ग्लेशियर अगर समाप्त हो जाएंगे तो मैं आगे बताने वाला हूं कि इससे कितनी बड़ी त्रासदी उत्पन्न हो सकती। इससे सिर्फ बात यहां पर केवल ये नहीं है कि समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा, द्वीप डूब जाएंगे, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए क्या होगा, यहां पर अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाए। समझते हैं कैसे। तो ग्लेशियर का महत्व क्या है इसको समझिए। पहला तो है स्वच्छ जल और नदियों के जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। अब मान लेते हैं यह एक बर्फ वाला क्षेत्र है और यहां से एक नदी प्रवाहित होती है। अब इसमें अगर जो बर्फ पिघलने की रेट है अगर धीमे गति से होगी तो हो सकता है यह जो ग्लेशियर है इस ग्लेशियर पर डिपेंडेंट यह जो नदी है यह नदी लंबे समय तक जल प्राप्त करेगी। लेकिन सोचिए यह जो ग्लेशियर है जिसकी उम्र 100 वर्ष हो सकती थी, इसको आप क्या करें, 5
5 वर्ष में अगर इसको मेल्ट कर दें, अर्थात यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इस नदी में क्या होगा, इस नदी की तो भी अपनी एक जो है कि जल धारण करने की क्षमता है, तो ये नदी में जल ज्यादा होगा, बाढ़ का कारण बनेगा, और यह जो ग्लेशियर था यह मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और समुद्र में जैसे ही पानी जाएगा तो जो स्वच्छ जल था ग्लेशियर के रूप में जो नदियों से हमें प्राप्त होता था वह तो समाप्त हो गया। जैसे समुद्र में मिलेगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सैलाइन है, खारा है, और उसी खारे जल में जो है कि स्वच्छ जल भी मिल जाएगा, और ये हमारे लिए क्या हो गया, जल संकट की कंडीशन क्रिएट हो गई। बाढ़ आएंगी, कई तरह की आपदाएं अधिक तेजी से पिघलने से आएंगी, तो अलग चुनौती है। जैसे कि इस समय हिमालयन क्षेत्र में अधिकांश ग्लेशियर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट से जूझ रहे हैं, और अपने संकट के साथ साथ वह मानवीय सभ्यता पर भी संकट उत्पन्न कर रहे हैं। कारण यह है कि हमने जो वातावरण है जो उसमें इतना ज्यादा प्रदूषण फैला दिया है, उसमें इतने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर दिए हैं, उत्सर्जित कर दिए हैं, जिसके वजह से वहां पर कई तरह की चुनौतियां हो रही हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं। अब दूसरा जो फैक्टर है जल चक्र और वायुमंडलीय चक्र के नियंत्रण। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है कि जो जल है वह क्या होता है, वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाके वर्षा करता है, हवाएं उसको क्या होती हैं, उस आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं। अब सोचिए अगर क्या हो, ग्लेशियर ना हो, तो ग्लेशियर अगर नहीं होगा तो, और ग्लेशियर ना होने का कारण क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो जब बर्फबारी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, जो भी वायुमंडल में जो आर्द्रता जा रही है या तो वो वर्षा होगी या फिर वो वायुमंडल में रह जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हम देखते हैं कि एक गर्मी पड़ी, वर्षा जो है कि टेम्परेचर बढ़ा, वाष्पीकरण हुआ, वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद फिर से नदियों में जल आ जाता है, ग्लेशियर में फिर से बर्फ आ जाती है, साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जो वायुमंडलीय चक्र है, वायुमंडलीय चक्र का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो वायुमंडल में कुछ हवाएं चलती हैं, इन हवाओं का चलने का जो कार्य है वो किस पर डिपेंडेंट करता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर। सोचिए अगर ग्लेशियर वाले क्षेत्र जो कि अभी ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर क्या हो जाएगा, जब बर्फ नहीं रहेगी तो उतने ठंडे नहीं रहेंगे, तो कुल मिलाकर जो हमारी हवा प्रणाली है, वायु प्रणाली है भी प्रभावित होगी। और जो भी हमारा यहां पर ट्रांसफर हो रहा था जल का, स्वच्छ जल से जो है कि खारे जल के रूप में, या फिर जो है कि समुद्र से बादल के रूप में, बादल से फिर वर्षा के रूप में, फिर नदियों और फिर समुद्र से होते हुए एक जो साइकिल चल रहा था ये भी ब्रेक होगा। और जल चक्र का प्रभावित होने का मतलब ये है कि कहां पर कब सूखा पड़ जाए इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला जो फैक्टर है वो तापमान नियंत्रण और औसत जलवायु में सहायक होता है। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचिए कि अगर आप चाहते हैं, आप कल्पना करते हैं कि आपको मई जून के महीने में आपको किसी माउंटेन वाले एरिया में जाना, तो आपके दिमाग में ये माउंटेन वाला एरिया कैसे आया। आपको पता है कि वहां पर चूंकि बर्फ होगी, बर्फ होने की वजह से टेम्परेचर कम होगा। सोचिए जहां पर आज ठंडा मौसम है वहां की बर्फ पिघल जाए तो क्या सिर्फ वहीं का टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कल जैसे हम कहें यह क्षेत्र है, यहां पर क्या है, एक ग्लेशियर है, तो अब जब ये पिघल जाएगा तो यहां का तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा ही, यहां का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहां के टेम्परेचर को यह वाला क्षेत्र पहले नियंत्रित करता था, रेगुलेट करता था। तो इसी तरह से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, जो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा पेयजल में हमें जो है कि कई तरह की दिक्कत आएगी। जब स्वच्छ पानी ही नहीं होगा तो पेयजल कहां से हम प्राप्त करेंगे। सिंचाई के लिए जो हमने बांध वगैरह बनाए हैं, सिंचाई भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि नदियों में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर ही समाप्त हो चुके हैं। जितने हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं या जो मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत दिवसीय परियोजनाएं हैं, उन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हो रही हैं, इनका क्या होगा, यह जो उत्सर्जन हो रहा था, यह उत्सर्जन क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और जब बढ़ता रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो बर्फ होती है ना, उस बर्फ के नीचे क्या होता है, देखिए ये जो बर्फ है, ये जो बर्फ की परत है, इसके नीचे आपने कई बार सुना होगा, इसके नीचे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई गैसें दबी हुई। अब ये जो ऊपर से बर्फ हटेगा तो अंदर दबी हुई क्या होगी, ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर आएंगी, और यह क्या करेंगे, वायुमंडल में जो पहले से ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के रेट को बढ़ा देंगे। फिर एक नई चुनौती
चुनौती आ जाए, कुल मिलाकर अस्तित्व क्या होगा, संकट में पड़ जाए। अब देखिए इससे समस्या कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है। पहला तो यह है कि जो पृथ्वी का अक्षीय कोण है वह परिवर्तित हो जाएगा। अक्षीय कोण का मतलब देखिए, ये मेरे हाथ में मार्कर, अभी मान लेते हैं कुछ ऐसा है, अर्थात पृथ्वी का झुकाव, या मान लेते हैं ऐसा है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहां पर ग्लेशियर है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल जो भी आप मान लीजिए। अब ये जब ग्लेशियर पिघल कर इसका पानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे झुक जाएगा। तो यह कहा जाता है कि जितने भी ग्लेशियर हैं अगर इनका पानी मेल्ट होगा तो पृथ्वी का अक्षीय कोण परिवर्तित हो जाएगा, और इससे जब पृथ्वी का अक्षीय कोण परिवर्तित होगा तो जितना भी हमारा क्लाइमेटिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे हाइपोथेसिस हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे, और कैसा क्लाइमेट होगा वो हमारी कल्पना से भी बाहर। ठीक इसी तरह से समुद्र जल में स्तर में वृद्धि होगी, बस इसको समझिए कितनी वृद्धि होगी, ये समझिए ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका क्षेत्र में जितने ग्लेशियर सिर्फ यही पिघल जाए तो हमारे समुद्र जल स्तर में 2 मीटर से अधिक की वृद्धि होगी, और 2 मीटर से अधिक की वृद्धि का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की पूरी वैश्विक जनसंख्या का करोड़ों लोग क्या हो चुके होंगे, या तो वह डूब जाएंगे या फिर वह ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जो अधिक ऊंचे हैं, अर्थात द्वीपीय जो क्षेत्र हैं, द्वीपीय देश हैं, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर कई तरह की जो है कि जलमग्न की समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक इसी तरह से जो तटीय द्वीपीय क्षेत्र है इनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। नदियों में जल स्तर कम हो जाएगा, नदियों में जल स्तर कम होने से जल की उपलब्धता घटेगी, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है नदियों के माध्यम से यह कम होगा। वर्षा पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा, मानसून के साथ साथ जितने भी हमारे वर्षा के पैटर्न है वन इफेक्ट होंगे, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम होगा, कृषि का संकट उत्पन्न होगा, अर्थात खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक इसी के साथ साथ जल चक्र और तापमान संतुलन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। जल धारा का जो चक्र है ये भी क्या होता है, इस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जल धाराएं ठंडी और गर्म होती हैं, एक चक्रीय रूप में चलती हैं, वो पूरा चक्र प्रभावित होगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिकी है, उस पर भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्रश्न आएगा क्यों ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पहला कारण तो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, मान लेते हैं कि यह जो है कि एक क्षेत्र है, यह आपका एक गांव है, कॉलोनी है। अब आपने यहां पर क्या किया, ऐसी कोई फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री से क्या होता है, कुछ गैसेस निकलती हैं, और यह जो गैसेस वायुमंडल में यहां से छोड़ी जा रही हैं, इन गैसेस को हम मान लेते हैं, कह देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या करेंगी कि यहां पर जो टेम्परेचर है, यहां पर सूर्य की जो किरणें आती हैं, या जो पृथ्वी रात में अपनी टेम्परेचर को भेजती है जिससे पृथ्वी ठंडा होता है, वह नहीं हो पाएगा। यह क्या करेगा, एक लेयर के रूप में निर्माण करेगा, और यह क्या करेगा, यहां पर टेम्परेचर को सोखता जाएगा। जब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है नीचे वाले एरिया में भी टेम्परेचर यहां एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, औसत तापमान बढ़ता है, और औसत तापमान बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहां पे अगर कोई ग्लेशियर होगा या कहीं पे भी ग्लेशियर होगा, चूंकि ये तापमान बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। इससे क्या होगा, समुद्री जल के तापमान में भी वृद्धि हुई है, और उसके वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैसे अभी जो हमने कहा कि मान लेते हैं ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, वहां पर पहले जो जल उससे टकराता था वह ज्यादा ठंडा था, अब जो जल टकराता है उससे गर्म है। गर्म जल क्या करता है, ग्लेशियर को तेजी से तोड़ रहा है, ग्लेशियर टूटकर समुद्र में मिल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जो वायुमंडलीय हवाएं हैं इनका भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, बढ़ गया है। जैसे लू है, लू की जो अभी पहले जो टेम्परेचर हुआ करता था उससे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। ठीक ऐसे ही ग्लोबल पैटर्न पर देखें तो जो हवाएं हैं उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अधिक टेम्परेचर वाली हवाएं क्या करती हैं, तेजी से जो है कि उसको मेल्ट करती हैं, अर्थात ग्लेशियर को मेल्ट करती हैं। इसी तरह जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो जहां पर बर्फ है वहां पर मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, और चाहे ये ट्रांसपोर्टेशन के विकास को कह लीजिए, टूरिज्म के विकास की वजह से कह लीजिए, या फिर हमारे पास जो है कि क्षेत्र कम है तो हम उन क्षेत्रों में जाते हैं। जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं उनसे जो भी हम करते हैं उससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। IPCC अर्थात गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादर करीब हर साल 400 अरब टन कम हुई है। सोचिए हर साल कितना हो रहा है, 400 अरब टन कम हुई है, जिससे हर साल समुद्र तल में लगभग 1.2 मिलीमीटर क्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा था। समुद्र जल स्तर में वृद्धि कितनी हो रही है, केवल यहां पर जो बर्फ है उसके पिघलने से 1.2 मिलीमीटर वार्षिक रूप से हो रही। इसी दौर में पर्वतीय ग्लेशियरों में भी क्या हो रहा है, जो है कि पिघलन हो रही है या पिघलाव की क्रिया हो रही है, और हर साल जो पर्वतीय ग्लेशियर हैं उनसे लगभग 280 अरब टन बर्फ जो है कि पिघलती है, और इससे भी क्या होता है, लगभग 0.77 मिलीमीटर समुद्र का जल स्तर हर साल बढ़ रहा है।
ऐसे ही एक इस इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े कुछ प्रोफेसर्स का कहना है कि पिछले 100 साल में समुद्र में दुनिया का समुद्र का जो जल स्तर है, इसमें जितनी भी वृद्धि हुई है उसमें से 35% वृद्धि सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर पिघलने की वजह से हुई है। अर्थात अगर हम कहें कि वर्तमान जो जल स्तर है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो वृद्धि हुई है, ये जो ऊपर वाला भाग है जो ऊपर बढ़ा है, इसमें 35% का योगदान किसका है? ग्लेशियर पिघलने का। कई रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र में 80% जो ग्लेशियर है वह 2100 तक, अर्थात आने वाले लगभग 80 से 90 वर्षों में क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। कुछ क्षेत्रों में तो क्या होगा, यह जो 80% का आंकड़ा है, 100% होगा, अर्थात अगले लगभग जो है कि 90 सालों में, अर्थात 2100 तक क्या होगा, जो ग्लेशियर है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो कोई नापने वाला या कोई पता करने वाला नहीं रहेगा कि कितना, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे पूरा जो है कि हमारा पृथ्वी क्या होगा? बदल जाएगा। और एक तरह का हम कह सकते हैं यह वह समस्या है जिसको मानवीय सभ्यता पर संकट के रूप में देखा जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया है कि हिमालयी हिमनद अलग अलग अनुपात में पिघल रहे हैं। पूर्वी हिमालय की जो नदियों में जल होता है उसमें बर्फ का योगदान 10%, जबकि पश्चिमी हिमालय की नदियों में बर्फ का योगदान 60% है। और इस तरह से कहा जा रहा है कि जो हिमालय का जो हिमनद है, ग्लेशियर है, जिस रेट से पीछे हट रहे हैं या उनका जो बर्फ का मोटाई जो कम हो रही है, आने वाले समय में यहाँ पर क्या हो सकता है? इन नदियों में बहुत बड़ी मात्रा में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। और इसके एक वजह से क्या होता है? कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निगेटिव इंपैक्ट हमारे सामने होंगे। भारत के संदर्भ में एक और चिंताजनक मुद्दा यह है कि जो हमारे यहाँ छोटे झरने हैं उनको जल स्रोत किससे प्राप्त होता है? छोटे छोटे हिमनद से। क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वो भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जो छोटे छोटे हिमनद हैं ये तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। जब तेजी से मेल्ट हो रहे हैं तो अभी तो इनके मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि जल की प्राप्ति नदियों के माध्यम से हो रही है, लेकिन जब यहाँ पर ग्लेशियर ही समाप्त हो जाएंगे आने वाले कुछ ही वर्षों में, तो क्या होंगे? झरने भी सूख जाएंगे, झरनों के माध्यम से जो नदी बनती थी वो भी सूख जाएगी। वर्तमान समय में हम जिस गति से कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उससे वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 5 गुना वृद्धि हो चुकी होगी। और इससे टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका होगा और इस टेम्परेचर पर कोई भी ग्लेशियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हिमालय क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2000 से लेकर 2016 के बीच ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार जो है कि दोगुनी हो चुकी है। यहाँ हर साल लगभग 8 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है और इसके वजह से 0.5 मीटर की दर से जो है कि यह हर साल जो ग्लेशियर हैं क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझें तो वर्ष 1975 से 2000 तक की तुलना में इस क्षेत्र में अर्थात हिमालय क्षेत्र में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। और 1975 में जितनी बर्फ थी उसकी तुलना में 2016 में जो बर्फ का प्रतिशत बचा है वह 72% है, जो कि इस समय काफी घट गया है। 69 टू लेकर 71% के रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर बर्फ और या ग्लेशियर पिघलने की समस्या क्या। अब देखिए यह है आपका अफ्रीका का मैप। यहाँ पर 2 देश दिखाए गए हैं। यह है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा देश है गिनी। इनका जिक्र आगे आने वाला है इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हुआ क्या है कि कोरोना महासंकट के दौरान पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में पुनः 5 साल बाद क्या हुआ है? इबोला वायरस के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके कारण यहां पर इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। जिस तरह से कोरोना का महामारी घोषित किया गया है इसी तरह इसको महामारी घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय कि हाल में गिनी में इबोला वायरस के संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसके वजह से इसके बाद कई लोग और संक्रमित पाए गए हैं। गिनी के साथ ही अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी क्या हो रहा है? लगातार इबोला वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंताजनक खबर है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इबोला वायरस और उन देशों के विषय में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका महाद्वीप स्थित एक देश है। पड़ोसी देश कांगो गणराज्य से इसे अलग करने के लिए किसको? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को कांगो गणराज्य से जो इसका पड़ोसी देश है उससे अलग करने के लिए इस देश को DR कांगो के नाम से भी पुकारा जाता है या फिर कांगो किंशासा के नाम से भी पुकारा जाता है। आप इसको इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये देखिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके बगल में है, तो इसको अलग करने के लिए डीआर कॉन्गो के नाम से जाना जाता है। कॉन्गो नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका दूसरा नाम जायर भी है, इसी जायर नदी को हम कॉन्गो नदी के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये जो क्षेत्र हमने आपको दिखाया यहाँ से विषुवत रेखा गुजरता है, विषुवत रेखा जहाँ से गुजरेगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अधिक होता है तो वर्षा भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके कारण सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है, पौधों के साथ साथ यहाँ जंतुओं के भी विविध प्रजातियां हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब उच्च तापमान है, उच्च आर्द्रता है, तो कीड़े जितने भी होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनके विकास के लिए, चूंकि जंगली क्षेत्र है तो वहां पर एनिमल भी ज्यादा है, तो इससे जितने भी डिजीज हैं, जितने भी वायरस वाले बीमारियां हैं या जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में आती हैं, उनकी संभावना यहां पर बढ़ जाती है। यहां पर मानव पशु जो संपर्क है काफी ज्यादा है और इसी के कारण जूनोटिक बीमारियों के लिए यह जो क्षेत्र काफी जो संवेदनशील हो जाता है। वर्ष 1976 में कांगो की सहायक नदी इबोला बेसिन में एक घातक वायरस को खोजा गया था, जिसे इस नदी के नाम पर ही इबोला वायरस नाम दिया गया था। इबोला वायरस में जो मृत्यु की दर होती है वह 70 से लेकर 90% होती है। इसका मतलब यह है कि जितने लोग संक्रमित होते हैं अधिकांश लोग इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके वजह से अगर यह बीमारी फैलती है तो एक बड़ी आबादी को कुछ ही दिनों में समाप्त करने की कैपेसिटी रखती है और इसी के कारण एहतियाती तौर पर गिनी में क्या कर दिया गया है, इसको महामारी घोषित कर दिया गया है, इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनुष्य में इसका संक्रमण जो होता है वह जानवरों के संपर्क में आने से, चमगादड़ के, चिंपैंजी के, हिरण आदि के संपर्क में आने से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, यह पहुंचता है रक्त के माध्यम से, द्रव के माध्यम से और संक्रमित 100 के माध्यम से, अर्थात जो फंगल सेरेमनी होती है उसमें जो लोग शामिल होते हैं। इससे संक्रमित होने पर अचानक आपको बुखार आ सकता है, कमजोरी होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश होगी, उल्टी होगी, डायरिया और आंतरिक और जो रक्त स्राव की समस्या उत्पन्न होगी और इसके वजह से क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह से और इस बीमारी की वजह से बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। इबोला वायरस न सिर्फ घातक है बल्कि इसके कई स्ट्रेन मौजूद हैं, जैसे आप कोरोना के स्ट्रेन देख रहे हैं इसी तरह इसके स्ट्रेन मौजूद हैं और इसके कारण जब ये फैलता है तो हमारा इस पर जो कंट्रोल है काफी कठिन हो जाता। अभी तक 5 स्ट्रेन खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी जो एक ही स्ट्रेन के लिए क्या हुआ है, बीमारी हमने क्या किया है, वैक्सीन का निर्माण किया है। इस वैक्सीन का नाम यह लिखा हुआ है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक स्ट्रेन पर ही पूर्ण कारगर है, बाकी जो स्ट्रेन है उस पर यह घातक या जो है कि प्रभावित सिद्ध नहीं हो पाती। इसीलिए कोरोना को लेकर भी चिंता बनी हुई है कि हमने जिन स्ट्रेन पर काम किया है, अगर उस कोरोना ने म्यूटेट कर लिया, अपने आप को अपना स्वरूप बदल लिया, तो क्या ऐसी ही कंडीशन तो नहीं होगी। खैर देखते हैं क्या है। वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में इसका एक बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला था और इसमें 28,000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 11,000 लोग की मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बीमारी फैल रही है काफ़ी चिंताजनक है। इबोला वायरस का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर जीन जैक्स मुएम तामफम का है और यह इबोला वायरस के अलावा कई बीमारियों के विषय में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने भी इस समय यहाँ पर चेतावनी जारी की है कि जो हमारा इबोला वायरस है इसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, अन्यथा ये बीमारी काफ़ी जो है कि घातक रूप धारण कर सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि दोनों टॉपिक क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।